अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर में जो हमारी डेफिनेशन रह गई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइन, जिसमें चार जो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइंस थे: सिंपल रैंडम सैम्पल, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ये तीनों टेक्निक्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी उसमें थी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके डिसएडवांटेजेस जो थे वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पल डिज़ाइन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। आम तौर पे सिंपल रैंडम सैम्पल जो होता है, सिस्टमेटिक सैम्पल जो होता है वो प्रेफर ओवर होता है सिंपल रैंडम सैम्पल के, लेकिन इन सम सिचुएशन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ लेस रिप्रेजेंटेटिव दैन सिंपल रैंडम सैम्पल। और वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं? व्हेन देयर इज़ हिडन पीरियोडिसिटी इन द पॉपुलेशन, a cycle or periodic movement of the data with the length of the cycle tends to be close to the ratio of k। वो कह रहा है कि सिस्टमेटिक सैम्पल लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है सिंपल रैंडम सैम्पल से कब, जब आपके डाटा में पीरियोडिक मूवमेंट अपीयर हो जाए, ठीक है। और ख़ास तौर पे वो पीरियोडिक मूवमेंट या वो साइकिल जो हो वो के करीब जब हो जाता है, तब उस केस में आपका सिस्टमेटिक सैम्पल लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है क्योंकि इसमें आपको अपने डाटा को नंबर करना पड़ता है 1 to n। तो जब आपकी पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए उस केस में, क्योंकि आपको नंबरिंग करनी पड़ती है और वो जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी आपका सिस्टमेटिक डिज़ाइन हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग, वन ऑफ द मेन डिफ़िकल्टी इन लार्ज स्केल सर्वे इज़ the extensive area that may have to be covered in getting a simple random sample or stratified random sample। वो कह रहा है कि आम तौर पे डिफ़िकल्टी ये होती है कि इन सम केसेस आपका जो सर्वे एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो उस केस में अगर आपको सिंपल रैंडम सैम्पल चाहिए या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल चाहिए तो इट बिकम सम टाइम डिफ़िकल्ट। इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव and lengthy task to cover the whole population in order to obtain a representative sample। जब आपका एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो इस केस में एक तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, दूसरा ये बहुत लेंथी काम हो जाता है कि आप अपनी फुल फ्लेज पॉपुलेशन को कवर करो ताकि आप रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल जो है वो सिलेक्ट कर सको। अंडर दी सर्कमस्टांसिस इट इज़ इकोनॉमिकल टू सेलेक्ट ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर। इस सिचुएशन में इकोनॉमिकल प्रोसेस वो ये है कि आप सबसे पहले आप फुल फ्लेज ग्रुपिंग कर लो, ठीक है, और फिर आप ग्रुपिंग करने के बाद उनमें से कुछ ग्रुप जो है वो रैंडमली सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उस ग्रुप को आप लोग क्या कहोगे? क्लस्टर, ठीक है। उसे हम लोग क्या करेंगे और क्लस्टर कहेंगे, और दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। मींस आप ये समझ लें कि अगर आपने फुल फ्लेज पाकिस्तान को कवर करते हुए कोई आपने रैंडम सैम्पल सेलेक्ट करना है तो आप या तो प्रोविंस वाइज या उसको भी शॉर्ट कर लें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करके उसमें से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जब आपने रैंडमली सिलेक्शन की उन डिस्ट्रिक्ट की और दैट डिस्ट्रिक्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग क्या कहोगे? क्लस्टर कहोगे। फिर आपने जो डिस्ट्रिक्ट आपने रैंडमली सेलेक्ट की हैं उनमें से आप अपना सैम्पल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो? क्लस्टर सैम्पलिंग। सो इन अ क्लस्टर सैम्पलिंग वी फर्स्ट सेलेक्ट एट रैंडम क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। वही बता रहा है कि इस क्लस्टर सैम्पलिंग में आप लोग क्या करते हो? आप क्लस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स सबसे पहले आप उसमें से सेलेक्ट करते हो, देन चूज और सब सैंपल ऑफ द आइटम्स विद इन ईच क्लस्टर टू मेक अप द ओवरऑल सैंपल। उसके बाद आपने जो क्लस्टर सेलेक्ट किए होते हैं उसमें से आप दोबारा सब सैम्पलिंग करते हो ताकि आप अपना सैंपल सेलेक्ट कर सको। इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन क्लस्टर सैंपल डिज़ाइन, difference among individual items within each cluster are made as larger as possible।
अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट्स बेस्ट आए, आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप क्या करेंगे, क्लस्टर आप लोग इस तरह से फॉर्म करें कि विद इन क्लस्टर जो है आपकी वैल्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे अपीयर हो, ठीक है। यानी अमंग क्लस्टर्स क्योंकि नेचुरली पाए जाते हैं और उसमें अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो पीपल या जो भी लोग रह रहे होंगे डेफिनेटली उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, तो हम लोग क्लस्टर इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि विद इन क्लस्टर जो है वो आपके डिफरेंसेस ज़्यादा हों। एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटम एंड क्लस्टर, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटम एंड क्लस्टर। स्ट्रैटम में भी हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लस्टर इज आल्सो अ ग्रुपिंग, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन अ क्लस्टर एंड स्ट्रैटम इज दैट while a stratum is expected to be as homogeneous as possible, a cluster must be as heterogeneous as possible। इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटम जो हमने सेलेक्ट करना है वो हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है, उसमें हमने ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि आपके स्ट्रैटम में विद इन होमोजीनियस मटीरियल हो, यानी एक जैसा, ठीक है। और क्लस्टर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि विद इन क्लस्टर आपका मटेरियल हेट्रोजीनियस हो, यानी उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हो। लाइक मैंने स्ट्रैटम सेलेक्ट करते हुए आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि स्ट्रैटम हम लोग इस तरह, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि आप लोगों के ए ग्रेड स्टूडेंट, बी ग्रेड स्टूडेंट, सी ग्रेड, डी ग्रेड स्टूडेंट में अगर क्लास को डिवाइड किया जाता है तो ए ग्रेड स्टूडेंट का जो ग्रुप बनेगा वो आपस में एक जैसे होंगे नंबरिंग वाइज, बी ग्रेड स्टूडेंट का जो ग्रुप बनेगा उसमें एक जैसे स्टूडेंट होंगे मार्क्स वाइज, सी ग्रेड स्टूडेंट जो ग्रुप बनेगा उसमें भी स्टूडेंट जो होंगे वो एक जैसे होंगे मार्क्स वाइज। तो ये जो स्ट्रैटम हम लोग बनाते हैं ये हम लोग इस तरह से बनाते हैं ताकि आपकी ग्रुपिंग इस बेस पे हो कि आप डाटा जो है वो विद इन स्ट्रैटम एक जैसा हो। जबकि क्लस्टर जो होता है, क्लस्टर बेसिकली हम लोग बनाते नहीं है, वो नेचुरली फाउंड होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके डाटा में एग्जिस्ट होता है, आप उसको लेकर, और क्लस्टरिंग जो होगी वो डेफिनेटली एक जैसी विद इन क्लस्टर क्योंकि नेचुरली पाया जाता है तो उसमें विद इन जो होगी वो होमोजेनाइटी होगी, उसमें डिफरेंट तरह के लोग आ जाएंगे इस तरह से आगे। लाइक अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अपने फुल फ्लेज आबादी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अगर आप लोग देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में हर तरह के लोग भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, अपर क्लास भी होंगे, लोअर क्लास भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे अगर आप सैलरी को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल डिज़ाइन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल डिज़ाइन में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है जजमेंट और प्रपोजिव सैम्पलिंग और एक होती है कोटा सैम्पलिंग। ये दो चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे, जजमेंट और प्रपोजिव सैम्पलिंग। जैसे कि आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा है, जजमेंट सैम्पलिंग में हम लोग कैसे सैंपल सेलेक्ट करते हैं, देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर फॉर प्रैक्टिकल रीजन इन्वेस्टिगेटर use judgment sample to obtain needed information। हमारे पास अक्सर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, ठीक है, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो पर्सनल जजमेंट की बेस पर अपनी सैंपल सेलेक्ट करता है, ठीक है, पर्सनल जजमेंट की बेस पे वहाँ पे वो सिंपल रैंडम सैंपल नहीं यूज़ कर सकता, वहाँ पे सिस्टमेटिक डिज़ाइन नहीं यूज़ कर सकता, वहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ नहीं कर सकता, और इसी तरह से यानी वो चारों डिज़ाइन वहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन तो गेट करनी होती है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, वो अपनी पर्सनल जजमेंट की बेस पे या अपने मकसद को सामने रखते हुए उसे जो सूट करता है उस बेस पे वो सैंपल सेलेक्ट करता है और उस सैंपल से वो जो नीडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो गेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेंस बेस पे किसी भी इन्वेस्टिगेटर को कोई सर्वे करना पड़ गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो एट अ टाइम वो ना ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को प्लान कर सकता है, ना ही स्ट्रैटिफाइड को प्लान कर सकता है, ना ही सिस्टमेटिक को, ना ही क्लस्टर को। लेट अस सपोज अगर उसके पास टाइम बिल्कुल कम है और उसने कोई इन्फॉर्मेशन उसी टाइम देनी है तो वो अपनी पर्सनल जजमेंट, अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए उसी टाइम जो है वो सैंपल सेलेक्ट करेगा और उससे इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो उसे एलेबोरेट करके या उसको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग कौन सी होती है, कोटा सैम्पलिंग भी मिलती जुलती इसी से है। इन दिस सैम्पलिंग द इंटरव्यूअर आर सिंपली गिवन कोटास टू बी फिल्ड इन द फॉर्म डिफरेंट स्टेटा, ठीक है, विद प्रैक्टिकली नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ दे आर टू बी फिल्ड इन।
यानी ये आप समझ लें कि जब सर्वे हो रहा होता है, एक इंटरव्यूअर है, उसे एक परफॉर्मेंस दिए गए हैं और उसे कहा जा रहा है कि आपने जी ये लोगों से फिल करवाने हैं, ठीक है। तो ये उसके अगर उसे कह दिया जाता है कि आपने 10 फीमेल और 10 मेल से ये फिल करवाने हैं, ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस जो उसने फिल कराने हैं उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, इंटरव्यूअर के ऊपर, कि उसने कहाँ से फिल करवाने हैं, ठीक है। वो अपनी मर्जी से जिसको जिस तरफ से चाहेगा वो कोटा असाइन करेगा। कोटा मींस के डेफिनेटली इंटरव्यूअर तो उसी से फिल कराएगा, और ये आम बात है और प्रैक्टिस में भी यही होता है कि उसको जो नज़दीक लोग होंगे और जो इजीली राज़ी हो जाएंगे या एडमिट कर लेंगे कि हाँ हम ये फिल कर देते हैं, उन्हीं से वो फॉर्म फिल कराएगा। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है इसे हम लोग कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद जी होमवर्क में बेटा आप लोगों ने सारी ये डेफिनेशंस याद करनी है। आप लोगों के चैप्टर की ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस कवर हो चुकी हैं। आप लोगों ने सारी डेफिनेशंस आप याद कर लेनी है, और जो एंड पे जो शॉर्ट डेफिनेशन की एक्सरसाइज है उसमें से भी देखें तो सारी फुल फ्लैज जितनी भी मैंने डेफिनेशन थी आप लोगों की कवर कर दी हैं, वो आप लोगों ने अब याद कर लेनी है सारी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।